हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज का जो हमारा ये क्लास है यूजी और पीजी सेमेस्टर 1 दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है और दोनों के सिलेबस में पेपर 1 के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया गया है। उसके अंतर्गत बहुत सारी कंसेप्ट्स के बारे में दिया गया है। पॉलिटिकल कंसेप्ट जो हैं, अवधारणाएं हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार आदि शामिल हैं। हमने अपने पिछले क्लास में स्वतंत्रता और समानता के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा ये क्लास है वो उसमें हम लोग न्याय की अवधारणा जो है, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, इसकी चर्चा करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह न्याय जो है कि जो अवधारणा है वह क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, यह क्यों आवश्यक है और आज वर्तमान में जो इसके विभिन्न स्वरूप हैं उनका क्या महत्व है। और इन सभी बातों की चर्चा जो है आज के क्लास में हम लोग करेंगे। न्याय मीन्स जस्टिस। तो न्याय की जो अवधारणा है वो समाज दर्शन की एक ऐसी बुनियादी धारणा है जिस पर सामाजिक चिंतन के प्रारंभ से ही इस पर विचार किया जाता रहा है, होता रहा है। कभी उसे जैसी करनी वैसी भरनी का पर्याय माना गया जाता रहा, तो कभी उसे ईश्वर की इच्छा और पूर्व जन्म के कर्मों का फल कहकर उसकी व्याख्या की जाती रही है। आधुनिक न्याय शास्त्र में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की उस अवस्था से है जिसमें व्यक्ति के आचरण का समाज के व्यापक कल्याण के साथ साथ समन्वय स्थापित किया गया हो। स्वभाव से प्रत्येक मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आचरण करते हैं या आचरण समाज को कल्याण के मार्ग पर आगे ले जाने वाला हो। और यदि हम संक्षेप में कहें तो न्याय समाज के व्यापक कल्याण की सिद्धि है। उस व्यापक कल्याण की सिद्धि जो व्यक्तियों के अलग अलग कल्याण से भिन्न हो, बहुमत से भिन्न हो। और जो न्याय की जो अवधारणा है, इसके जो प्रमुख जो आधार हैं वो क्या हैं? स्वतंत्रता और समानता, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। तो ये हैं, इनके विचार हैं। इसके बाद जो न्याय की जो अवधारणा है, तो राज्य जो है वो का प्रारंभिक जो रूप है वो न्याय करने वाली एक संस्था के रूप में रहा है। और न्याय कार्य जो है में राजनीतिक सत्ता का पहला संकेत जो है वो मिलता है। और न्याय से हमारा अभिप्राय किसी समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का उस समाज के सदस्यों के पालन करना है। और न्यायाधीश का पहला कर्तव्य सामाजिक परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार नागरिकों के आपसी झगड़ों का हल करना था। जो परंपराएं बार बार न्यायाधीशों के निर्णय का आधार बन गई और उन्हें कानून का रूप प्राप्त होता गया। और कानून का पालन न्याय की संकल्पना में शामिल है। और इस तरह से प्रारंभ में कानूनों और परंपराओं का स्रोत जो था वो धर्म था। और धर्म से ही समाज में के लिए नैतिक नियमों का निर्धारण किया जाता था। और इन्हीं नैतिक नियमों के आधार पर कानूनों का निर्माण हुआ
और नैतिक नियमों के पालन में समाज जनमत के प्रभाव का उपयोग करता था। किंतु जिन नैतिक नियमों का कानून के रूप मिला या दिया गया, उनका पालन जो था राज्य बल प्रयोग द्वारा करा सकता था। कानून के उल्लंघन करने वाले को राज्य दंड दे सकता था। और इस प्रकार न्याय के जो है वो दो रूप जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। एक था नैतिक और दूसरा था वैधानिक। तो इस तरह से न्याय की जो संकल्पना है हर समय में, हर टाइम में अलग अलग जो है वो धीरे धीरे बदलती रही है और विद्वान जो है इसको परिभाषित करते रहे हैं एक सभ्य समाज के निर्माण में, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार सबकी रक्षा की जा सके। ऐसे समाज की कल्पना जो है या ऐसे समाज को बनाना ही इसका परम ध्येय होता है, क्योंकि जब तक समाज में न्याय नहीं होगा तब तक सही अधिकारों का, सही स्वतंत्रताओं का उपभोग जो है वो सही ढंग से नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो लोकतंत्र के दो आधार स्तंभ हैं उसमें स्वतंत्रता, समानता के साथ साथ न्याय और बंधुता भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर हैं। और जो न्याय की जो संकल्पना है वो प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रही है, परंतु आधुनिक युग में के आते आते इसमें मौलिक पश्चिमी परंपरा के अंतर्गत न्याय के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः न्यायपरायण व्यक्ति अर्थात सचित्र मनुष्य के गुणों पर विचार किया जाता था, जिनमें उन सद्गुणों की तलाश की जाती थी जो व्यक्ति को न्याय की धारणा की ओर प्रेरित कर सके। और अगर भारतीय परंपरा में भी मनुष्य जो है के धर्म की प्रमुखता दी जाती थी। और इन दोनों परंपराओं के साथ साथ यह मान्यता जुड़ी हुई थी कि यदि सब व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करेंगे तो एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होगी। और उन दिनों साधारणतया प्रचलित मूल्यों और मान्यताओं को ही न्यायपूर्ण माना जाता था। यह दृष्टिकोण एक बनी बनाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सर्वदा उपयुक्त था। तब न्याय की मुख्य समस्या यह थी कि समाज व्यक्ति से क्या चाहता है, परंतु आधुनिक युग में सामाजिक परिवर्तन इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि जो कोई शक्ति प्राप्त कर लेता है वह दूसरों को अपने स्वार्थ पूर्ति का साधन बना लेता है। और ऐसी हालात में साधारण मनुष्य अपने आप को सर्वथा विवश अनुभव करता है। और अतः अब यह मांग की जाती है कि समाज की जो व्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाने पर ध्यान दिया जाए और तभी व्यक्ति को आत्मविकास, सेल्फ डेवलपमेंट का अवसर मिलेगा। और आज के युग में विशेषतः समाजवादी चिंतन की प्रेरणा से यह सोचा जाता है कि न्यायपूर्ण समाज कैसे होना चाहिए, और इसका ध्येय बनी बनाई व्यवस्था को बनाए रखना नहीं है, बल्कि आधुनिक चेतना के अनुरूप सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना है। जहाँ तक परंपरागत दृष्टिकोण का सवाल है दृष्टिकोण में वहाँ आधुनिक दृष्टिकोण का मुख्य सरोकार जो है सामाजिक न्याय से है।
सामाजिक न्याय जो है मुख्यतः समाज के वंचित वर्गों, डिस्प्राइव्ड ग्रुप जो हैं या सेक्शन जो है की दशा सुधारने की मांग करता है, ताकि उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार अवसर मिल सके। और यह विचार समाज की सब मूल्यवान वस्तुओं का वितरण व्यवस्था पर पुनर्विचार की मांग करता है। आज के युग में न्याय की मुख्य समस्या यह है कि सामाजिक जीवन के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों या समूहों के प्रति वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों और सम्मान के साथ दायित्वों और बाध्यताओं के आवंटन का उचित आधार क्या होना चाहिए। मतलब आज के आधुनिक युग में जो सामाजिक न्याय है, किस तरह से पारंपरिक न्याय से इसका जो स्वरूप है वो बदल गया है, और आज जो है सामाजिक न्याय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस सामाजिक न्याय के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को समान अपॉर्चुनिटी मिले, जॉब मिले, सभी आवश्यक सुविधाएं मिलें, सही हो सेवाओं का, और उनकी शक्तियां और सम्मान के साथ उन्हें जीने का अधिकार मिले। ये सभी जो चीज़ें हैं वो सामाजिक न्याय के अंतर्गत जो है वो आता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो ये न्याय का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। अब हम इसकी कुछ विद्वानों द्वारा परिभाषा दी गई है, न्याय के बारे में कहा गया है, उसकी चर्चा हम करेंगे कि विद्वानों ने न्याय के संबंध में क्या बताया है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संबंध में बार्कर एक विचारक हैं जिन्होंने कहा है कि न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थितियों के अनुकूल हो, सामाजिक स्थितियों में अनुकूल हो। नागरिक की अपने धर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। ये बार्कर महोदय ने प्लेटो के न्याय से संबंधित जो विचार थे उसके संबंध में कहा है। एक और अगले मध्यकालीन विचारक हैं सेंट ऑगस्टाइन। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि न्याय को ईश्वरीय राज्य का सर्व प्रमुख तत्व यह मानते हैं, और उनका कथन है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वहाँ डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। मतलब जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वे डाकुओं का एकमात्र झुंड कहा जाता है। ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। उनके द्वारा परिवार, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना जो है वो की गई है, और अंतिम रूप में न्याय से उनका आश्रय व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना की गई है, और अंतिम रूप से उसका आशय व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य का जो पालन है। जैसे कि प्लेटो ने भी कहा था कि जो न्याय क्या है, तो अपने अपने कर्तव्य पालन जो है वो न्याय है। प्लेटो ने भी कहा था अपनी जो पुस्तक रिपब्लिक में, जब उसने न्याय की व्याख्या की थी, और जब वह भ्रमण में मगध गया और वहाँ वर्ण व्यवस्था देखा, और वर्ण व्यवस्था में अलग अलग जो वर्ग थे वो अपना अपना काम करते थे, तो उससे प्रभावित होकर वह भी काफ़ी प्रभावित हुआ, और उसने कर्तव्य पालन वो न्याय की संज्ञा दी थी। इसके बाद एक अलग जो विचारक हैं वो आते हैं थॉमस एक्विनास। ये भी एक मध्यकालीन विचारक हैं। इन्होंने कहा कि कानून और न्याय को परस्पर संबंधित ये मानते थे।
और न्याय की विवेचना करते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा है। ठीक है। सेंट ऑगस्टाइन तथा एक्विनास के बाद मध्य युग तथा आधुनिक युग के पश्चिमी राजनीतिक चिंतक ने न्याय पर विचार व्यक्त किए, लेकिन इस संबंध में प्राचीन धारणा और आधुनिक संबंध में आधारभूत अंतर है। प्राचीन युग में जहाँ न्याय की नैतिक दृष्टिकोण से विवेचना की जाती थी, वहीं मध्य युग के अंत में और आधुनिक युग में न्याय की कानूनी रूप से व्याख्या की जाती है, कानूनी दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या की जाती है। और मनु जो विचारक हैं, एक भारतीय राजनीतिक चिंतन के एक महत्वपूर्ण विचारक मनु, इन्होंने कहा है कि जिस सभा में उस समय न्यायालय को सभा बोला जाता था, जिस सभा में सत्य असत्य से पीड़ित होता है, उसके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं। मतलब जिस सभा में सत्य असत्य से पाप से नष्ट हो जाते हैं। और एक और विचारक हैं अर्नाल्ड ब्लेचर, इन्होंने भी न्याय के बारे में कहा है। और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक विद्वानों में अर्नाल्ड ब्लेचर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी में न्याय के सिद्धांत की विवेचना की है। उनका कहना है कि न्याय की धारणा वांछित स्थिति के प्रति हमारे स्वभाव पर निर्भर करती है और यह एक ऐसे बर्तन की भांति है जिसके अनेक पेंदी हैं, तले हैं। ठीक है। और न्याय के संबंध में हमारी धारणा या तो सभ्य जीवन की परंपरागत संस्थाओं पर आधारित है अथवा वह जो है परंपरागत संस्थाओं से आगे बढ़ जाती है। प्रथम स्थिति में परंपरागत न्याय और दूसरी स्थिति में अपरंपरागत न्याय इसको कहा जाता है। और इस तरह इन्होंने न्याय के दो स्वरूप जो हैं, परंपरागत और न्याय, तो उसके बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो न्याय, ये तो न्याय की कुछ परिभाषाएं थीं जिसको मैंने आपको बताया कि क्या है ये। और इसके बाद हम लोग, जैसा कि न्याय का एक नैतिक और एक वैधानिक दो स्वरूप जो है वो बताया गया, जिसको परंपरागत या अपरंपरागत भी जो आधुनिक विचारक हैं उनके द्वारा बताया गया था। और जो प्लेटो की जो रिपब्लिक में न्याय की नैतिक संकल्पना जो है वो प्रस्तुत की गई है। और उनके विचार के अनुसार न्याय का उद्देश्य सामाजिक सहयोग और सामंजस्य होता है। प्लेटो के अनुसार मनुष्यों का जो है वह 3 वर्गों में बटा होता है, विवेकशील, साहसी और कृषक, जो उनके गुण होते हैं। 3 वर्गों में इसको बांटता है, जो है शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। और उनमें ये 3 गुणों की प्रधानता जो है वो स्थापित करता है। अगर हम राज्य में न्याय स्थापित करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि विवेकशील नागरिक को शासन का काम करना चाहिए, साहसी मनुष्यों को युद्ध का कार्य करना चाहिए, और इंद्रिय सुखोपभोगी जो लोग हैं, जो लोग कृषक लोग हैं, जो लोग श्रमिक लोग हैं, उनको जो है उत्पादन, व्यापार आदि के कार्य जो है वो करना चाहिए। और स्त्रियों को भी अपने गुणों के आधार पर शासक या योद्धा बन सकती हैं। तो ये बातें जो हैं प्लेटो ने कही है। और आदर्शवादी लेखक किसी न किसी रूप में न्याय की इस नैतिक संकल्पना से प्रभावित होते हैं और समाज में वर्ग विभाजन के बाद शासक वर्ग सामाजिक विषमताओं को न्यायोचित मानता है और नैतिक औचित्य सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। और इसमें एक अंग्रेज आदर्शवादी लेखक ब्रेंडेले का विचार है कि प्रत्येक नागरिक को समाज में अपनी वर्तमान स्थिति के अनुकूल अपने कर्तव्यों का निर्धारण कर उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।
और यही जो है वो न्याय है। इसके ठीक विपरीत जो राजनीति के यथार्थवादी विचारक जो हैं वो न्याय को शक्तिशाली वर्ग का स्वार्थ मानते हैं। और प्राचीन यूनान के सोफिस्ट विचारक जो थे और उनके बाद मैकियावेली और मार्क्स ने न्याय की परिभाषा इसी रूप में की है। प्रत्येक समाज की परंपराएं, धार्मिक और नैतिक नियम और न्यायालयों द्वारा लागू किए जाने वाले कानून उस समाज के शक्तिशाली वर्ग के स्वार्थों का प्रतिबिंबित करते हैं, उनके स्वार्थों को प्रतिबिंबित करते हैं। अतः किसी भी राज्य की न्याय प्रणाली शासक और शासित वर्गों के विवादों का पक्षता से न्याय नहीं कर सकती। यूनान के न्यायालय दासों और स्वामियों के विवादों का निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकते थे। सामंती कचहरियाँ जो होती थी वो किसानों को निष्पक्ष न्याय नहीं दे सकती थी। और पूंजीवादी और लोकतंत्र में मजदूर वर्ग को न्यायालय से निष्पक्ष न्याय की आशा भी नहीं होती, ऐसा कहा गया। तो ये कुछ न्याय के बारे में जो धारणाएं थी जो विभिन्न विचारकों ने दी है। अब हम इसका जो पक्ष है न्याय का, उस पक्ष की बात करते हैं। तो न्याय का जो वैधानिक न्याय के बारे में कहा गया है, न्याय का वैधानिक रूप जो है, वैधानिक और राजनीतिक रूप, उसकी चर्चा हम लोग पहले करेंगे। तो अरस्तु ने सर्वप्रथम जो है कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ लिए शासन के लिए श्रेष्ठतर बताया है। और उन्होंने क्या कहा है कि आधुनिक युग में जो विचारक थे, युग के जो उदारवादी सिद्धांतकार थे, विचारक थे, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है। और अधिकांश उदारवादी जो हैं कानून के शासन को न्याय की संकल्पना आधार मानते हैं। कानून का शासन जो है वो अगर सही ढंग से होता है, कानून अपना शासन सही ढंग से चलता है, कानून के अनुसार राज्य का शासन, तो वहाँ न्याय को जो है वो इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और स्नेट जो एक विचारक हैं, रिचर्ड पीटर्स ने न्याय की 3 विशेषताएं जो है वो इस तरह के न्याय की विशेषताएं बतलाई हैं, जिसमें पहला यह है कि जो न्याय नियमों पर आधारित होता है, और दूसरा है व्यवहार में भेदभाव को नियमित गुण और परिस्थिति के अंतर के संदर्भ में ही उचित ठहराया जाता है, और तीसरा व्यवहार में भेदभाव अनुपात के आधार पर होना चाहिए। भेदभाव के कारण सही होने पर ही उसकी मात्रा जो है वो गलत हो सकती है, अगर उसको ये किया गया तो। मतलब इस तरह से जो है न्याय की जो है संकल्पना के बारे में आधारित बातें जो हैं वो बताई गई हैं। और कहा गया है कि जो नियम है, नियम सिर्फ न्याय की प्रक्रिया से संबंध रखते हैं, ना कि उसके विषय से। और जो उदारवाद लोकतंत्र में यह जो है बहुत ही आवश्यक माना जाता है कि न्याय की सुरक्षा के लिए कानूनों में परिवर्तन करने और नए कानून बनाने का उत्तरदायित्व जनता द्वारा निर्वाचित जो है प्रतिनिधियों को दिया जाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से इसके वैधानिक और राजनीतिक न्याय की जो है व्याख्या जो है की गई है। और न्याय जिन कानूनों पर आधारित होता है उनके बारे में नागरिकों को पहले से जानकारी जो है वो होनी चाहिए, होने की सुविधा जो ये सब बातें जो हैं कानूनी न्याय और राजनीतिक जो इसका स्वरूप है उसके अंतर्गत, न्याय का वैधानिक और राजनीतिक स्वरूप जो है उसके अंतर्गत बताई गई है। इसके बाद आता है सामाजिक और आर्थिक न्याय क्या है। जो न्याय का दूसरा स्वरूप जो सामाजिक और आर्थिक न्याय का है वो क्या है। तो न्याय के सामाजिक और आर्थिक आधारों पर जो चर्चा है वो हॉबहाउस हैं एक विचारक, और वार्कर, मैकाइबर और लास्की जैसे सुधारवादी लेखक, और कार्ल मार्क्स, एंजल्स और लेनिन जैसे क्रांतिकारी विचारक जो हैं समान रूप से करते हैं। और सुधारवादी जो लेखक हैं वो चाहते हैं कि समाज में पद और धन के आधार पर जो असमानताएं हैं उन्हें के लिए नए कानून बनाए जाने चाहिए। परंतु यह लेखक पूंजीवादी लोकतंत्र के ढांचे में या उदारवादी न्यायिक प्रक्रिया में कोई मूलभूत परिवर्तन करना
चाहते। लास्की भी कानून के शासन की उदारवादियों की प्रक्रिया के समर्थक हैं और इसके ठीक विपरीत जो मार्क्स, एंजेल्स और लेनिन का विचार है कि वास्तविक सामाजिक न्याय का लक्ष्य जो है कि प्रगति के लिए उत्पादन के साधनों में निजी संपत्ति और व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त करना पड़ेगा। और इसलिए स्टैनले जो विचारक एक हैं, रिचर्ड पीटर्स हैं, इन्होंने धन के न्यायोचित वितरण के 3 आधारों की चर्चा की है और वो किस तरह से होनी चाहिए। तो कार्य की उपयोगिता, नागरिक की आवश्यकता और संपत्ति का स्वामित्व, मतलब 3 आधार पे उसको होना चाहिए। पहला जो है कार्य की उपयोगिता, दूसरा न्याय, नागरिक की आवश्यकता और तीसरा संपत्ति का स्वामित्व जो है, इन आधारों पर जो है वो होना चाहिए। और मार्क्स के अनुसार इनमें तीसरा सबसे जो महत्वपूर्ण जो उसको तीसरा जो है जिसमें उन्होंने संपत्ति के नागरिक के बीच आवश्यकता के अनुसार संपत्ति के स्वामित्व की बात की है, वो उसको मानते हैं, उस पर ज़्यादा उनका समर्थन है। और पूंजीवादी जो समाज में संपत्ति का स्वामित्व या उसका अभाव नागरिक की आर्थिक स्थिति का असली निर्धारक होता है और जहां पूंजी मनुष्यों को नियंत्रित करती है वही पूंजी मनुष्यों का नियंत्रण नहीं करते, मनुष्य का नियंत्रण नहीं करते। ठीक इसके विपरीत समाजवादी समाज में कार्यों की उपयोगिता के आधार पर नागरिकों के वेतन को निर्धारित किया जाता है और साम्यवादी राज्य में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण की आवश्यकता के अनुसार करते हैं। तो इस तरह से समाजवादी जो देश हैं उसमें सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूंजी और श्रमिकों के शोषण का कानून बनाकर अंत किया जाना चाहिए और वेतनों के संबंध में न्यायोचित निर्धारण की जानी चाहिए। निजी संपत्ति के अंत से आर्थिक विषमता को दूर करना चाहिए है। और इस न्याय से संबंधित जॉन रॉल्स ने भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात कही है। जॉन रॉल्स ने कि किस तरह से न्याय का जो है समाज में पुनः जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उनका पुनः वितरण करके समाज में न्याय को एस्टेब्लिश्ड किया जा सकता है। और उन्होंने बताया है कि वितरणात्मक धारणा जो प्रस्तुत की है और यह एक सामाजिक संस्थाओं का उसी प्रकार से पहला गुण है जिस प्रकार से चिंतन पद्धति का प्रथम गुण जो होता है वो सत्य की खोज करना होता है। और इस तरह से उन्होंने बताया है कि जो भी मनुष्य हैं पहले प्रत्येक मनुष्य को खुले छोड़ देना चाहिए कि अपनी सामर्थ्य के बल पे वह अपना विकास करें और फिर उसके बाद उनके लिए दूसरे फेज में उनके लिए जो है अवसरों की समानता दी जानी चाहिए। और उसके बाद भी अगर कोई पिछड़े रह गए तो टैक्स के माध्यम से और या जो लोग अमीर हैं उनके द्वारा टैक्स के माध्यम से जो है कुछ ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, कुछ आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसके माध्यम से जो है जो पिछड़े लोग जो रह गए हैं वो भी आगे आ सके और एक समाज में जो है न्याय को एस्टेब्लिश्ड किया जा सके। तो ये बातें जॉन रॉल्स ने भी कही है न्याय के। इसी संदर्भ में हम अगर बात करें भारतीय संविधान की या भारत में, तो भारत में भी जो है सामाजिक और जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय है उसको स्वतंत्रता के बाद उसको एस्टेब्लिश्ड करने के लिए भारतीय संविधान में जो है उसको वो स्थान दिया गया है। और भारतीय संविधान में न्याय के बताया गया है कि न्याय के आदर्श की वही भूमिका होती है जो मंदिर में मंगल कलश की होती है। और संविधान निर्माता द्वारा इस तथ्य को समझ लिया गया और जो संविधान निर्माताओं के द्वारा इस बात को समझने के बाद कि सच्चे लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता समानता की ही नहीं वरन न्याय जो है वो भी बहुत ही एक आवश्यक देश के लिए। और क्योंकि न्याय के बिना स्वतंत्रता और समानता का जो आदर्श है वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है और संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।
जिसमें सबसे पहले राजनीतिक न्याय की अगर प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है उसको अपनाया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और उसके बाद भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के आदर्श को स्थापित करने के लिए अनेक रूपों में इसको स्वीकार किया गया है। संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकारों का भाग है और भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है में सामाजिक न्याय को की प्राप्ति के लिए विधिक उपायों का उपबंध किया गया है। इसमें अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है, सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान सुरक्षा प्रदान करता है। धर्म, वंश, मूल, जाति, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। और राज्य के द्वारा अनुच्छेद 16 के अंतर्गत राज्य के द्वारा अधीन जितने भी पदों पर नियुक्ति जो है के संबंध में नागरिकों को अवसर की समानता की बात की गई है। और इस तरह से अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है उसको दूर करने की बात की गई है। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार और बेकार और शोषण का अंत किया गया है। और इस तरह से संविधान के उपर्युक्त जो अनुच्छेद को जो के द्वारा सामाजिक न्याय के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया गया है। और संविधान में के जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो अनुच्छेद 41 से 47 तक जो विविध व्यवस्थाएं की गई हैं उसका लक्ष्य भी सकारात्मक रूप से सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय जो है वो प्रदान करना है। जिसमें अनुच्छेद 41 में राज्य काम तथा शिक्षा पाने तथा बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा अशक्तता की स्थिति में लोक सहायता पाने के लिए का प्रबंध करेगी। अनुच्छेद 42 में राज्य जो है वो काम की न्याय संगत मानवीय जो व्यवस्था है, दशाएं हैं उसको सुनिश्चित करेंगी और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। अनुच्छेद 43 में राज्य कामगारों के लिए काम निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराएगा और गांव में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। और इसी तरह से 43 जो का जो अ है या क उसको बोलेंगे तो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भागीदारी के लिए राज्य विधि द्वारा व्यवस्था करेगी। 43 में भी इसी तरह से बताया गया है कि किस तरह से इस अधिनियम के द्वारा जो है जोड़ा गया और जिसके अनुसार राज्य के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऐच्छिक निर्माण और स्वायत्तता कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है। और अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य के समस्त राज्य क्षेत्रों में सभी नागरिकों के लिए एक ऐसी सिविल संहिता बनाएगी, संहिता लागू करने का प्रयास जो है वो करेगी। और अनुच्छेद 45 में राज्य बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगी, जो मौलिक अधिकार के रूप में भी इसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। और इस तरह से जो अनुच्छेद 45 में संशोधन करके जो है सभी 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए शुरुआती जो उसकी देखभाल है, उसकी जो बच्चों की शिक्षा है उसके प्रबंध करने की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अन्य सभी दुर्बल जो वर्ग हैं उनकी शिक्षा एवं अर्थ संबंधी जो है जो उन्नति से संबंधित जो है व्यवस्था जो है करने का व्यवस्था भी राज्य करेगी। और 47 में के अनुसार राज्य नागरिकों के पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का भी प्रयास करेगी। तो इस तरह से जो है वो सामाजिक न्याय को एस्टैब्लिश करने के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत जो उसके राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो उसका पार्ट 4 है सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिन्हें किसी भी प्रकार का सामाजिक न्याय के प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में भारत में इन दलित वर्गों की स्थिति बहुत ही गिरी हुई थी और तब इन्हें विशेष स्थिति प्रदान न कर दी जाए तब तक उनके द्वारा समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ समानता प्राप्त करने की जो आशा है नहीं की जा सकती जब तक इनको नहीं मिलती है। और इसके लिए इनके लिए भी व्यवस्था की गई है। और इस प्रकार आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में विविध कार्य करने का निर्देशन किया गया है।
और इस संबंध में कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं हैं जो है, जैसे राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगी और प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन का जो है वो भी व्यवस्था करेगी। दूसरा, राज्य देश के भौगोलिक संसाधनों के का जो स्वामित्व है और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगी कि अधिक से अधिक सार्वजनिक उसका हित जो है वो संभव हो सके, पूरा हो सके। और राज्य इस बात पर भी ध्यान रखेगी कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से केंद्रीकरण ना हो कि सार्वजनिक हित के किसी भी प्रकार की को हानि पहुंच सके। और उसके बाद राज्य श्रमिकों, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनके स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों या जो सुकुमार लोग जो हैं अवस्था का दुरुपयोग होने से उसको बचाएगी। और राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास सीमाओं के अंदर भीतर रहकर यह प्रयास करेगी और सभी नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार जो है वो रोजगार प्रदान करेगी और बेकारी, बुढ़ापा और अंगहीनता आदि दशाओं में जो है सार्वजनिक सहायता प्रदान कर सकेगी। तो इस प्रकार जो है भारत में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय को एस्टैब्लिश करने के लिए भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 में जो है वो विविध व्यवस्थाएं की गई हैं और भारत के शासक दल द्वारा समाजवादी ढंग के समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य घोषित किया गया है और अब तक की पंचवर्षीय योजनाएं इसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन संविधान और शासक द्वारा की गई इन सभी घोषणाओं के बावजूद भी यह मानना होगा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में अभी तक जो कुछ भी व्यवस्थाएं की गई हैं उसकी तुलना में अभी बहुत बहुत ज़्यादा और भी करना बाकी है। मतलब इतनी सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी अभी भी जो है वो के जो न्याय का जो कंसेप्ट है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, इन सब को उसको देने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है जिससे कि समाज में न्याय एस्टेब्लिश हो सके, सभी व्यक्तियों को न्याय मिल सके। और इस तरह जब सभी व्यक्ति को न्याय मिलेगा तभी जो उनकी स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा है वो फलीभूत हो पाएगी और जो हमारा लोकतंत्र जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो पाएगा और इसमें जो है सभी लोग विकास हो पाएगा, सभी शांति से जो है वो अपना और अपने जीवन, अपने देश, अपने समाज का विकास कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि जो न्याय जो है इसकी अवधारणा जो है काफ़ी प्राचीन रही है, चाहे वो प्राचीन यूनान का हो या मध्यकालीन युग में हो। समय समय पर इसकी परिभाषाएं बदलती रही हैं ज़रूर, लेकिन जो इसका मेन पर्पस रहा है कि समाज में शांति और व्यक्ति के उत्तम जीवन के लिए जो है वो एक ऐसी व्यवस्था करना है जिसमें सभी व्यक्ति को उनके जो अधिकार हैं, उनकी स्वतंत्रताएं हैं, उनके उन्हें जो समानता है वो सब स्थापित की जा सके, जो एक ऐसे सभ्य समाज का निर्माण हो सके जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास कर सके। तो ये था न्याय के बारे में, जिसमें हमने देखा, इसकी अर्थ को जाना, इसकी परिभाषाओं को देखा, इसके जो स्वरूप हैं, विविध स्वरूप है उसको देखा और हमने इसके विकास को जाना कि किस तरह से हर समय में इसका जो विकास है वो किस तरह से हुआ है और आज जो है वर्तमान स्वरूप जो है वो सामाजिक न्याय की जो है वो मांग करता है और सभी व्यक्तियों को समान रोजगार के अवसर, समान काम के अवसर और इस तरह से ये सारी सुविधाएं, सारी सेवाएं, सारे वस्तुओं का एक सामाजिक न्यायपूर्ण ढंग से वितरण करके जो है सभी न्याय को अवधारणा को जो है वो समाज में एस्टेब्लिश किया जा सकता है और इस तरह से जो लोकतंत्र है इसको मजबूत करते हुए देश का जो है वो विकास जो है वो संभव हो सकता है। तो ये था न्याय के बारे में। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा ये क्लास है यहीं समाप्त होता है। बहुत जल्द हम फिर एक नए क्लास के साथ आपके सामने आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।